नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। प्रवासी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए कनाडा में बसी प्रवासी साहित्यकार डॉक्टर हंसादीप की लिखी हुई कहानी अक्स मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सब लोग मुझे स्पॉइल्ड चाइल्ड कहते हैं, पर मेरा दावा है कि मैं नहीं, मेरी नानी स्पॉइल्ड नानी है, प्रॉब्लम नानी है। कोई भी मेरी आपबीती सुने तो उसे पता चले कि सचमुच मेरी हालत कितनी ख़राब है। सबको तरस आएगा मुझ पर भी और मेरी परेशानियों पर भी। कोई एक बात हो तो बताऊं। सुबह से शाम तक ऐसी हजारों बातें हैं जहां पर नानी मेरे लिए परेशानियां खड़ी करती रहती हैं। नानी के इमोशनल अत्याचार की मैं आदी हूँ। वो मुझ पर काम नहीं करता, पर उनके जो भाषण के अत्याचार लगातार कानों में कील ठोकते हैं, वे मेरी उम्र लगातार कम करके मुझे बच्ची बना देते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि किसी ने उनके अंदर एक कैसेट डाल दी है जो मुझे देखते ही बजने लगती है। रोज़ एक जैसी हिदायतें, एक जैसी बातें, एक जैसे सवाल। सवालों के जवाब नहीं मिलने पर रिकॉर्डेड लेक्चर। सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ वही। हर अलग मौके के अलग सवाल जो कभी जवाब की प्रतीक्षा नहीं करते। मैं इतनी मस्त नींद सो रही होती हूँ और मेरे अपने कानों में मेरा नाम घनघनाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। अपने कान में अपने नाम की आवाज़ सुनकर जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग का प्ले बटन दब जाता है। गुड मॉर्निंग बेटा, स्कूल का समय हो रहा है। बेटा चलो उठ जाओ, देर हो जाएगी। मेरी रानी बिटिया, अच्छी नींद आई? मैं जवाब नहीं देती। सुनती तो सब कुछ हूँ, पर मेरे पास नींद में होने का बहाना होता है। मेरी आंखें भी नहीं खुलती, पर उनकी स्पीच चालू रहती है। चलो आज बहुत ठंड है, मोटे कपड़े पहनने हैं। आज बाहर ज़्यादा मत खेलना वरना ठंड लग जाएगी। चलो उठो, बाल सुलझाने में समय लगेगा। कितनी बार कहा है कि बाल कटवा लो, सुबह सुबह का समय तो थोड़ा बचेगा। लेकिन नहीं, नानी की सुनता कौन है। भला सुबह सुबह भाषण सुनना किसे अच्छा लगता है। पापा कभी कभी नानी को चिढ़ाते हैं, कहते हैं नानी को तो नेता बनना चाहिए था। मैं नहीं जानती नेता क्या करता है, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि नानी के भाषण मेरे कानों को पसंद नहीं हैं। राजकुमारी चलो उठो। उनके हाथ जैसे ही मुझे उठाने के लिए आगे आते हैं, मैं साल भर की बच्ची बन जाती हूँ। उनके पल्लू से चिपक कर एक एक सीढ़ी ऐसे उतरती हूँ जैसे नींद में चल रही हूँ। नीचे आकर हम दोनों के पैर सीधे भगवान के कमरे में जाने के लिए यू टर्न ले लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके दोनों हाथ मुझे कोई मौका नहीं देते कि मैं उनके साथ न चलूं। मेरी आंखें बंद रहती हैं, पर मैं चलती रहती हूँ। बस बाकी सब वे ही करती हैं। कहती हैं भगवान जी, बिटिया गुड मॉर्निंग कह रही है। उनके हाथ मेरी हथेलियों को जोड़कर सुबह की पहली रस्म पूरी करते हैं। उठते ही मुझे भगवान जी को गुड मॉर्निंग करना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि जो सोता ही नहीं उसे गुड मॉर्निंग कहने का क्या फ़ायदा। भगवान जी तो कभी सोते नहीं। जब सोते ही नहीं तो जागेंगे कैसे। हमेशा तो सेम टू सेम रहते हैं, उसी तस्वीर के अंदर। कभी कोई जवाब नहीं देते वे। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, दिन हुआ या रात, गुड मॉर्निंग हो या गुड नाइट। लेकिन नानी तो उन्हें न जाने क्या क्या सुनाती हैं। जब नहा धोकर सीधे भगवान के कमरे में जाती हैं तो बस बोलती रहती हैं, मंत्र पर मंत्र। मुझे बस गुन 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 सुनाई देता है, इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता। एक दिन मैंने पूछा था, क्या कहती रहती हो भगवान से? तो कहने लगी, मैं तो बस एक ही प्रार्थना करती हूँ उनसे कि मेरी राजकुमारी को खूब खुशियाँ दें। वे इतने विश्वास से कहती हैं तो मुझे लगता है कि नानी जो भी भगवान से कहती हैं वे उनकी बात मान लेते हैं। शायद मेरी तरह सुन सुनकर थक जाते होंगे तो मजबूरी में मान ही लेते होंगे। उनको तो और भी परेशानी होती होगी, क्योंकि उनको तो वे सारे मंत्र घन 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 घंटी के साथ सुनने पड़ते हैं। बेचारे भगवान जी, मुझे उनके लिए ईयरफोन खरीद ही लेने चाहिए। मुझे उनसे सहानुभूति होने लगती है। रात में भी सोने जाने से पहले मुझे उन्हें गुड नाइट कहना ज़रूरी है। भगवान जी के इस गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मामले में नानी बहुत सख्त हैं। बाकी सब जगह वे बिल्कुल भी सख्त नहीं हैं। सोने से पहले उनकी रिकॉर्डिंग बजती है। सोते समय भगवान का नाम लेकर सोना चाहिए, वरना बुरे सपने आते हैं, आधी रात में नींद टूट जाती है। लेकिन नानी, मुझे तो कभी बुरे सपने नहीं आते। मुझे तो रोज़ परियों वाले सपने आते हैं। वो तो मैं तुम्हारी तरफ से रोज़ गुड नाइट कह देती हूँ ना भगवान जी को, बस इसीलिए तुम परियों के ही सपने देखती हो।
नानी की इन सब बातों के पीछे कोई खास कारण नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, पर इन सब बातों के लिए कोई मना नहीं कर पाता नानी को। करे भी कैसे, घर में सबसे बड़ी जो हैं। मम्मा पापा भी तो हाँ में हाँ ही मिलाते हैं। मैं भी अकेले में ही नानी के सामने शेर बनती हूँ। जो कहना होता है, जो करना होता है कर लेती हूँ, अपने मन की सारी भड़ास निकाल लेती हूँ, पर मम्मा के सामने या पापा के सामने कभी ऐसा नहीं करती। वैसे भी मम्मा के ऑफिस से आते ही वे चली जाती हैं पास वाले उनके अपने फ्लैट में। ये सब सप्ताह के 5 दिन होता है। मम्मा जल्दी चली जाती हैं काम पर, इसीलिए सवेरे जल्दी जाती हैं और लेट आती हैं। मुझे उठाना, स्कूल छोड़ना, स्कूल से लाना सब कुछ नानी ही करती हैं। बस यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इसका पूरा फ़ायदा उठाती हैं वे। मम्मा होती हैं तो मुझे खुद सब काम करना पड़ता है, एक जिम्मेदार 8 साल की बच्ची बनकर। लेकिन नानी मेरे पास में होती हैं तो मैं 1 साल की हो जाती हूँ। नींद में चलते चलते आकर जब मैं सोफ़े पे पसर जाती हूँ तो हर चीज़ वहीं आती है मेरे लिए, फिर चाहे दूध हो, नाश्ता हो या कपड़े हों। मेरी अलसाई नींद भरी आंखों को देखते हुए उन्हें बहुत प्यार आता है मुझ पर। मेरा चेहरा देखकर वे सब कुछ सोफ़े पर लाकर देती हैं। इससे मुझे और अधिक आलस्य आता है। नानी की अच्छाई का भरपूर फ़ायदा उठाना आता है मुझे। मैं सोफ़े में और पसर जाती हूँ। दोनों हाथों से उठाकर वे दूध का गिलास मुझे पकड़ाती हैं तो मैं हाथ ढीला छोड़ देती हूँ। दूध छलक जाता है तो मुझे अच्छा लगता है। नानी पर चिल्लाने का मौका मैं छोड़ती नहीं। आपसे कहा था ना, अभी नहीं पीना है मुझे दूध, थोड़ी देर से पीना है। आप मेरी बात सुनती ही नहीं। अब देखिए सोफ़ा गंदा हो गया। जब वे सॉरी बेटा कहती हैं तो मुझे सुकून मिलता है। फिर मैं मज़े से देखती हूँ उन्हें सफाई करते हुए, गीले कपड़े से सोफ़े को साफ़ करते हुए। वे परेशान दिखाई देती हैं क्योंकि स्कूल का समय हो रहा है। उन्हें परेशान करने में और मज़ा आता है मुझे। चाहे कपड़े बदलने हों या नाश्ता करना हो, हर काम में मैं इतनी आलसी हो जाती हूँ कि बस नानी मुझे उठाकर जैसे तैसे सब कुछ करती हैं। अरे तुम तो छोटी से छोटी होती जा रही हो बच्चे, चलो पैर आगे बढ़ाओ, मुझे पहना देती हूँ। नाश्ता खुद करो। हालांकि चम्मच से नाश्ता वही खिला रही हैं, पर कहती जा रही हैं। मेरे कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। वो कहती रहती हैं वो सब जो रोज़ कहती हैं, मगर मैं कुछ नहीं सुनती क्योंकि मुझे पता है आगे का वाक्य क्या होगा। मेरी मांगें बढ़ती जाती हैं, एक के बाद एक। मोजों के बाद जूतों के फीते, उसके बाद बस्ता। किंतु हैरानी तो इस बात से है कि ये सब कहना नहीं पड़ता मुझे, मेरे बगैर कहे उन्हें करना पड़ता है। कभी कभी उन्हें गुस्सा आने लगता है। चश्मे से झांकती उनकी छोटी छोटी आंखें बड़ी होकर मुझे घूरने लगें, उससे पहले ही मेरी कूटनीति चालू हो जाती है। उन्हें एक झप्पी देती हूँ कसकर, बस वे पिघल जाती हैं, मेरे सिर को चूमने लगती हैं। बेचारी नानी मेरी झप्पी पाकर फिर से अपने असली रूप में आ जाती हैं, और मैं भी। मेरे मामा पापा दोनों को बहुत बड़ी शिकायत है ये, नानी ने बिगाड़ कर रखा है तुम्हें। जब मैं ये सुनती हूँ तो मुझे नानी पर गुस्सा आता है। ऐसे काम ही क्यों करती हैं कि सब उनके पीछे पड़ जाएं। वे जब नानी को कुछ कहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि नानी वो सब ना करें, लेकिन वे सुनती कहाँ हैं। इस बात को मुझे और गुस्सा आता है। वे मुझे तो सुना देती हैं, मना लेती हैं, पर ऐसी बातों के लिए खुद ना तो सुनती हैं और ना मानती हैं। मैं ये भी नहीं चाहती कि वो मुझे प्यार ना करें। प्यार करें, बहुत प्यार करें, लेकिन मुझे बिगाड़े तो नहीं। पापा मुझे जब तक स्पॉइल्ड चाइल्ड कहते हैं तो मेरी उंगली नानी के ऊपर उठी रहती है। वे ही हैं मेरी अकड़ का असली कारण। मेरी हर बात मानती हैं और मैं उनकी कोई बात मानना तो दूर, सुनती भी नहीं हूँ। फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ये नौटंकी सिर्फ नानी के साथ ही चलती है, बाकी तो हर जगह मैं एक आज्ञा पालक बच्चे की तरह रहती हूँ, फिर चाहे स्कूल हो या घर। और ये सिर्फ एक बात में नहीं, हर बात में होता है। अगर मेरा मन है कि वो मेरे साथ गेम खेलें तो उन्हें खेलना पड़ेगा। मेरा मन है कि वो मेरे बनाए चित्रों में रंग भर दें तो उन्हें भरना पड़ेगा। मेरे दोस्तों की बातें सुने तो उन्हें सुनना ही होगा। वे सब कुछ मेरे खास अधिकार हैं जो मेरे और नानी के बीच की बात है। सुबह सवेरे नानी को मुझे समय पर स्कूल पहुंचाना है तो ये नानी की चिंता है, मेरी नहीं। उस समय तो मेरी ढीठता की हदें पार हो जाती हैं जब कई बार मैं ब्रश भी नहीं करना चाहती हूँ। वे मान जाती हैं, कहती हैं चलो ठीक है, नाश्ता करके ब्रश कर लेना। मैं जानती हूँ कि नाश्ते के बाद स्कूल का समय हो जाएगा और वे जल्दी जल्दी में भूल जाएंगी, क्योंकि नानी के सामने इन सब बातों को याद रखने की जिम्मेदारी मेरी नहीं होती।
मुझे कुछ याद नहीं रहता, ब्रश भी नहीं, जूते भी नहीं, बस्ता नहीं, नानी की बात भी नहीं। मैं वादा करके हमेशा की तरह भूल जाती हूँ। नीतियाँ नानी की और पालन मेरा होना चाहिए, ऐसा लगता है, पर होता है इसका बिल्कुल उल्टा। नीतियाँ मेरी होती हैं और पालन नानी का होता है। जब मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आती हैं नानी, तो वो मेरे साथ ऐसे चलती हैं जैसे मैं कोई राष्ट्रपति हूँ और वो मेरी सिक्योरिटी हैं। हर किसी को ऐसी नज़र से देखती हैं जैसे मैं दुश्मनों से घिरी हुई हूँ। कोई भी कभी भी मुझ पर वार कर सकता है। जब मैं जाकर अपनी कक्षा की लाइन में खड़ी होती हूँ तो यहाँ भी उन्हें चैन नहीं पड़ता। कभी वो मेरे बाल ठीक करती हैं तो कभी कहती हैं, खाना बराबर खाना बेटा, बाहर जाओ तो पानी पीते रहना, ये करना वो करना। घंटी बजती है तो मैं चली जाती हूँ, पलट कर देखती भी नहीं। वे खड़ी रहती हैं जब तक मैं उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती, इस उम्मीद में कि शायद मैं पलटूंगी, लेकिन मैं नहीं पलटती। मैं भी आखिर अपनी नानी की ही नातिन हूँ, उनकी तरह ही जिद्दी हूँ। पलट कर ना देखने से सीधा संदेश देती हूँ नानी को कि मैं नाराज़ हूँ। उस समय मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे दोस्तों के सामने मुझे बेबी की तरह ट्रीट किया जाए। घर में तो मैं खुद ही चाहती हूँ कि मैं बेबी बनी रहूँ, पर दोस्तों के सामने नहीं। वहाँ तो मैं एक ऐसी बड़ी समझदार लड़की बनकर रहना चाहती हूँ जो अपने सारे काम खुद करती है और किसी की समझाइश की उसे ज़रूरत नहीं होती। जब स्कूल ख़त्म होने पर वो लेने आती हैं तो मैं ऐसे मुंह घुमाकर अपने दोस्तों से बातें करती हूँ जैसे मैंने उन्हें देखा ही नहीं। मेरे दोस्त मुझे बताते हैं, तुम्हारी नानी आ गई। वे मुस्कुराती हुई देखती रहती हैं कि मैं कब तक उन्हें नहीं देखूंगी। वो जानती हैं कि मैं उन्हें इग्नोर कर रही हूँ, पर वे इग्नोर होती ही नहीं। उनका ये हठी स्वभाव मुझे भी वैसा ही बना देता है। मैं दिन में कई बार उन्हें इग्नोर करती रहती हूँ, मगर वे इग्नोर होती ही नहीं हैं। घर पहुँचकर फिर से उनकी कैसेट बजने लग जाती है। हे भगवान, इतना खाना बचा दिया, पानी भी वैसा का वैसा वापस आया है। बच्चे, पानी तो पीना ही चाहिए। होमवर्क कब करना है, ये कहाँ है वो कहाँ है। मैं कुछ नहीं सुनती, बस अपना आईपैड लेकर खेलने लग जाती हूँ। वे मुझे फिर से दूध देती हैं, मैं फिर से वही सुबह वाला सेशन दोहराती हूँ, थोड़ा सा दूध छलका कर। वे मुझे बैठकर फल खिलाती हैं, और तो और डिनर के समय एक निवाला मैं अपने हाथ से नहीं खाती, वे ही खिलाती हैं। खिलाते हुए भी वे बोलती रहती हैं अनवरत। मेरा पूरा ध्यान आईपैड पर रहता है। जब वे कुछ ज़ोर से बोलती हैं मुझे सुनाने के लिए, तो मेरी आंखें बड़ी होती हैं, फैलती हैं, इनकार करती हैं। उन पर कोई असर नहीं होता। मेरे मुंह में खाना जाता रहता है और मेरे कानों में आईपैड पर चल रहे कार्यक्रम के चरित्र अपनी जगह सुरक्षित रहते हैं। जिस दिन स्कूल जाते समय वे नहीं होती हैं, तब उनकी वे ही सारी बातें मेरा अपना दिमाग कहता है। वही सब कुछ दोहराता है जो नानी कहती रहती हैं, और मैं नानी की चाहे न सुनूं, पर अपने दिमाग की तो सुनती ही हूँ। सच कहूँ तो उनका अपने आसपास होना मैं इग्नोर करती हूँ, पर उनका मेरे आसपास नहीं होना उनकी उपस्थिति होती है। सबसे बहुत अलग है नानी, पर मैं भी कोई कम नहीं हूँ। प्यार और प्यार और प्यार की मांग करती रहती हूँ, पर देती बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है मेरी मांगों में ही नानी को मेरा प्यार मिल जाता है, क्योंकि जिस दिन मैं बिना किसी नखरे के अपनी किताब पढ़ती रहती हूँ, वे बार बार आकर पूछती हैं, तुम ठीक तो हो ना बेटा। एक बार नहीं, उनके बार बार पूछने पर मेरे नखरे फिर से शुरू हो जाते हैं, तो वे संतोष की सांस लेती हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। मेरा यही नखरेलापन उन्हें खुश करता है, तभी तो वे खुशी खुशी सब लोगों को मेरी बातें बताती हैं, अच्छी अच्छी बातें। मेरी भरपूर तारीफ करते हुए खुशी की जो लहर उनके चेहरे पर उछलती है, वो देखने लायक होती है। तब मैं शर्मा कर अपने आप को किसी आलतू फालतू खिलौने की तरह उठा पटक में उलझा लेती हूँ। कनखियों से नानी को भी देखती हूँ कि जाने वे सच कह रही हैं या फिर झूठ मूठ की तारीफ कर रही हैं। नानी के शब्दों की दृढ़ता इस बात का आभास देती है कि वे अपनी नातिन के प्यार में डूबी हुई हैं। वे ये कभी नहीं बताती कि मैंने उनको कितनी बार इग्नोर किया, कितनी बार दूध फैलाया, कितनी बार मुंह फुलाया, कितनी बार उनके मिलियन सवालों का एक भी जवाब नहीं दिया। जिस दिन वे नहीं आती मैं उन्हें मिस करती हूँ, क्योंकि मम्मा के सामने मेरे नखरे नहीं चलते, मेरी कोई नौटंकी नहीं चलती। मम्मा के सामने मैं मम्मा की एक अच्छी बिटिया बन जाती हूँ, उनकी मदद करती हूँ, अपना काम भी खुद करती हूँ और मम्मा की मदद भी। मुझे याद है जब मैं एक बार दौड़ते हुए गिर गई थी तो मेरे घुटनों में कोहनी में बहुत चोट लगी थी, खून बह रहा था। तब दर्द के मारे मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उस समय मेरे साथ नानी भी रो रही थी, ठीक वैसे ही उनके आंसू भी टपक रहे थे।
उन दिनों 3 दिन तक मुझे कुछ नहीं करना पड़ा था। उन्होंने मेरे पास बैठकर, किताबें पढ़कर, कहानियाँ सुनाकर मुझे दर्द भुलाने में मदद की थी। तब मैंने देखा था कि नानी उतना बोल नहीं रही थी, चुप सी थी। कोई हिदायतें नहीं, कोई भाषण नहीं। शायद थक गई थी। काम करने से नहीं थकी थी, बल्कि मेरी चिंता कर कर के थक गई थी। तब वे बैठे बैठे मेरे पास सो गई थीं, तो मैंने प्यार से उनका सिर सहलाया था, जैसे वे मेरा सिर सहलाती हैं। मुंह से पुछ पुछ आवाज़ भी निकाली थी, जैसे वे मुझे सुलाते समय करती थीं, और कंबल लाकर उन्हें ओढ़ा दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं उन्हें प्यार से देख रही थी जब तक वे सो रही थीं, लेकिन जैसे ही वे उठीं, वैसे ही मैं फिर से ड्रामा क्वीन बन गई थी। बस उन्हें एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, वो ये कि मैं जब तब बीमार पड़ जाती हूँ। जब भी मैं बीमार होती तो वे बहुत बेचैन हो जाती थीं, शायद खुद को भूल जाती थीं। सोना, खाना सब कुछ मेरे सिरहाने होता था। मैं अपनी शाही सुविधा का लुत्फ़ उठाती और वो मेरे आसपास ऐसे मंडराती जैसे 1 मिनट के लिए भी कहीं गई तो मैं बस ठीक नहीं हो पाऊँगी। कभी कभी मेरी मम्मा भी कहती कि नानी तुम्हारे लिए ओवर प्रोटेक्टिव हैं, लेकिन मम्मा के सामने मैं उनका बचाव करती। मेरी नानी से मैं कुछ भी कहूँ, कैसे भी रहूँ, और कोई कुछ नहीं कह सकता। नानी के लिए ये अतिरिक्त प्रोटेक्शन मेरी ओर से भी था। मेरा तो अधिकार ही था कि उनसे वे सारे काम करवा लूँ जो कोई और मेरे लिए नहीं करेगा। जैसे महीने भर पहले से मेरे जन्मदिन की तैयारियाँ करवाना मेरा तोहफा नहीं, तोहफे होते थे उनकी ओर से। ऐसी फरमाइशें होती थीं कि वे दुकान दुकान जाकर परेशान हो जाती थीं। वहाँ से फ़ोन करके पूछती कि यही है ना वो जो तुमने मंगवाया था, और मैं 1000 बार कहती अगर गलत आ गया तो मैं नहीं लूँगी, कह देती हूँ। जितनी और जैसी तैयारियाँ मैं चाहूँ उन्हें वैसा ही करना पड़ता था। केक लेने जाना, मेरे दोस्तों को मेहंदी लगाना या फिर उनके साथ गेम्स खेलना, ये सारे काम नानी के अलावा किसी के बस की बात नहीं थी। हर जन्मदिन पर पिछले जन्मदिन की सारी बातें वो सुना देती थीं। यूँ तो वे बहुत सारी चीज़ें भूल जाती थीं, मगर मेरी सारी बातें उन्हें याद रहती थीं। मैं 4 साल की थी तब की बातें, या फिर 5 की थी तब की बातों से लेकर आज तक की हर बात उन्हें याद थी। उन सब बातों को याद करते हुए वे मेरी दोस्तों के नाम गलत बोलती। अलिशा को अलिशा कहती तो क्वांग को कांग कहती। मैं ऐसे शब्दों को 10-10 बार दोहराने को कहती उनसे। उस समय तो वे दोहरा लेती, पर अगली बार जब भी बोलती फिर वही गलती करती। फ्रीज़र को वो फ्रीजर कहती तो मुझे बहुत गुस्सा आता, लेकिन वे हंसती रहती, जो मुझे और भी अच्छा नहीं लगता। मैं उन्हें ऐसे घूर कर देखती जैसे कोई घाघ मास्टर अपने छात्र को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश कर रहा हो, पर अड़ियल छात्र पर कोई असर ना हो रहा हो। अब वे चली गई हैं समय के चक्र को पूरा करने। उन्हें जाना ही था। उनके जाने के बाद भी मुझे नींद में वे सारी बातें सुनाई देती थीं। मैं खींच जाती थी। जाने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा, वहीं रही मेरे आसपास। अब मैं वो नन्ही बच्ची नहीं रही, माँ बन चुकी हूँ। मेरी गोद में मेरी बिटिया है, परी सी, छुई मुई सी। बच्चों को बिगाड़ने के वे सारे गुण मुझ में हैं जो एक माँ में चाहिए। माँ से नानी तक प्यार कितना गुणित हो जाता होगा, इस बात का एहसास अब मुझे होने लगा है। अब मैं समझ पाई हूँ कि बचपन में जो मैं नानी को इग्नोर करने का नाटक करती थी, वो वास्तव में सब कुछ अंदर तक पहुँचने का संदेश था। इस बात को अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए नाराज़ नहीं होती थी, बस मुस्कुरा देती थी। सालों बाद भी वे सारी बातें वैसी की वैसी सामने आ रही हैं, जैसी मेरे बचपन में आती थीं, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा। माँ बनकर यदि मैं इतनी टोका टाकी कर रही हूँ तो ये बात तो पक्की है कि नानी बनकर मेरे अंदर की माँ प्रॉब्लम नानी हो ही जाएगी। इसीलिए मैं नानी से नाराज़ हूँ, बहुत नाराज़ हूँ। वे चली भी गई तो क्या, मुझ में खुद को छोड़ कर गई हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रवासी साहित्यकार डॉक्टर हंसादीप की लिखी हुई एक खूबसूरत कहानी अक्स। आशा है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।